हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट पार्ट है आपका इस चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लास्ट पार्ट में जो लास्ट 3 पार्ट हमने देखे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मैंने बताया था कि मैं अगले पार्ट में इस पार्ट में आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिटेल में बताऊंगी। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ना, हम देखा ना कि वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, रोड्स होते हैं, रेलवे लाइन्स होती है, ये सारे क्या है, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी कि किसी शहर को या किसी जगह को फिजिकली काम करने के लिए, है ना, फिजिकली उसे चलाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए उसे हम बोलते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ना। सोशल सेक्टर हमने देखा चैप्टर नंबर 2 में शायद है सोशल सेक्टर। तो सोशल सेक्टर इसके बारे में थोड़ा देखेंगे और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे। हेल्थ, एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर ये सब क्या है इसे इन डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो बोल रहे हैं health, education, water supply, transportation, agriculture and allied activities, infrastructure, irrigation, management of natural resources such as water, forest, land, energy, welfare programs and services, and so on, are all included in the social sector. तो इतने सारे नाम हमने यहाँ पे देखे, ये सारी क्या है, ये सारे सोशल सेक्टर के एग्जाम्पल है। तो अब सोशल सेक्टर क्या होता है? सोशल सेक्टर हमने देखा कि ऐसा सेक्टर होता है जो हम जैसे इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल मतलब डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलप करने के लिए जो होते हमें एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए जो भी सर्विसेज या जो भी चीजें यहाँ पे जरूरी होती है वो प्रोवाइड करता है हमारा सर्विस सेक्टर। जैसे कि बैंकिंग हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, है ना। ये सारे जरूरी है ताकि आपकी स्किल बढ़े, आपकी डेवलपमेंट हो और आपका प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़े। तो तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं? वही मतलब है सोशल सेक्टर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। बस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए या हमारी जो डेली लाइफ है, जो डेली काम है हमारे, वो आसान करने के लिए जो भी सुविधा है, जो भी फैसिलिटीज हमें दी जाती है सोशल सेक्टर के तहत, उसे हम बोलेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। जैसे कि स्कूल, एजुकेशन, वही ये सारे एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे देखे वो सारे सोशल सेक्टर के एग्जाम्पल है। आपको इंडिविजुअल लेवल पे मतलब ये बहुत बेसिक है ना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेसिक है, इसके बिना आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच नहीं सकते हो। मान लीजिए किसी दिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हो और आप लोग गए काम पे ऑफिस में, और वहां पे आप लोग क्या सोचते हो? एक तो आप लोग छुट्टी ले लेते हो या तो आप सोचते हो कि चलो आज मैं जल्दी घर चले जाऊंगा या चली जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। क्योंकि मतलब ये बेसिक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हो। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है आपका तो आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकते, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि प्रोडक्टिविटी जो है आपकी वो घट जाती है। द इंडियन सोशल सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट कंप्राइजेस मल्टीपल की कंपोनेंट्स। अब कौन कौन से की कंपोनेंट्स है हमारे सोशल सेक्टर में? हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, सैनिटेशन एंड हाउसिंग कंडीशंस, ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू द जनरल ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमारे हम जैसे ह्यूमन की ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे हो, उनकी स्किल बढ़े, उनकी मैनेजमेंट हो, उनका एजुकेशन बढ़े, तो उनकी इनकम बढ़े, इन सारी चीज़ों के लिए ये सारे सोशल फैसिलिटीज मिलना बहुत जरूरी है। कौन सी? हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा मिलनी चाहिए, हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, पॉवर्टी रिडक्शन, आपकी गरीबी दूर होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है आपकी वो होनी चाहिए, हाउसिंग कंडीशन, आपके घर पक्का घर होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज आपके पास होगी तभी आप जो है आप अच्छा फील कर सकोगे, आप अच्छा काम कर सकोगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तब जाके इनकम यहाँ पे बढ़ने वाली है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आर एसोसिएटेड विद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम बढ़ावा देंगे तो इसके आउटपुट जो है वो हमें पॉजिटिव ही मिलने वाले है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलबींग। तो हमारे देश की वेलबींग में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली एंड कॉमनली एक्नॉलेज्ड दैट एजुकेशन एंड हेल्थ हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? जो मतलब जिस पे हमें ज्यादा फोकस करना है ना। काफी सारी जनता जो है वो इन दो चीजों से पिछड़ी हुई है। तो वो कौन सी है? एक तो शिक्षा है और दूसरा है हेल्थ, आपका आरोग्य। Investing in human capital, including education, skill development, training, and the provision of healthcare facilities, increases labor productivity and societal welfare. अब अगर आप ह्यूमन कैपिटल में मतलब कि जितने भी लोग हैं आपके देश में, उनकी अगर इंडिविजुअल लेवल पे उनकी डेवलपमेंट पे अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जोर देते हो,
उनकी एजुकेशन पे, उनकी स्किल को बढ़ावा देने में, उनको ट्रेन करने में, या उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उनको हॉस्पिटल की सुविधाएं देने में अगर आप लोग यहाँ पे बढ़ावा देते हो, तो अपने आप क्या होता है, जो लोग है यहाँ के उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना। आप अच्छा, जिस दिन आप अच्छा फील, आपकी तबीयत अगर ठीक है, उस दिन आप अच्छा फील करते हो, आप एक काम ज्यादा कर लेते हो, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी वेलफेयर भी यहाँ पे होने वाला है, कि लोग सोशली डेवलप यहाँ पे होने वाले हैं। फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि सबको साथ लेके चलना है ना, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, गरीब हो अमीर हो चाहे कोई भी, छोटा बड़ा, सबको साथ लेना है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड कनेक्टिविटी आर क्रिटिकल। तो अगर आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, सबको साथ लेके चलना है, तो आपको इन सारे सेक्टर्स पे, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, इन सारे सेक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक सेक्टर जो है ना, मतलब कुछ कुछ एरिया जैसे होते हैं जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, हमें उनकी हेल्थ पे ध्यान देना है। तो अगर आपको सबको साथ लेके चलना है, तो आपको इन सारे सेक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, बहुत ज़रूरी है ये सेक्टर्स। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस इरा, the social sector was neglected, which had a negative impact on economy's production and productivity. तो आज़ादी के पहले हमें पता है कि अंग्रेज लोगों ने हम पे इतना राज किया, तो वो उन्हें उन्हें क्या मतलब था ना, आप लोग पढ़े ना पढ़े, आपकी हेल्थ अच्छी हो या ना हो, उन्हें बस उनके पैसे से मतलब था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सोशल सेक्टर था हमारा, लोगों की जो ओवरऑल हेल्थ थी या एजुकेशन था, जो नॉलेज थी, वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे भी उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और प्रोडक्टिविटी पे भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, its literacy level was barely 70% with a life expectancy of 32.5 years at birth। तो बोल रहे हैं कि जब हमें आज़ादी मिली नई नई, तब हमारा जो लिटरेसी रेट था, मतलब अगर आप किसी 100 लोगों को उठा लेना, तो उसमें से बस 17 लोग आपको ऐसे पढ़े लिखे मिलेंगे। तो देखिए आजकल ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, आजकल सभी लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, मतलब 32.5 ईयर्स, मतलब आप जन्म लेने के बाद में आप सिर्फ 32.32 ईयर तक ही आप लोग जिंदा रह पा सकते थे। क्यों? क्योंकि खाना नहीं था, बीमारियां थी इतनी सारी जो कि जानलेवा थी, है ना, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों की जल्दी से यहाँ पे मौत हो जाती थी। द कंट्रीज लिटरेसी रेट इज नाउ 74.04% एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 70 ईयर। तो अभी आप लोग अगर 100 लोगों को यहाँ पे उठा ले, तो उनमें से आपको 74 लोग, तो कम से कम इतने लोग तो आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। और आज की जो आयु है, मतलब एवरेज एज जो है हमारी, तो वो 70% है ना, मैक्सिमम, मतलब एवरेज एज तो 70 है ही सबकी, कम से कम। तो आगे का पॉइंट हम देखेंगे, ईएसजी मॉडल क्या होता है। तो ईएसजी मॉडल ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिफरेंस, तो इसका लॉन्ग फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे, या यहाँ पर वैसे तो कंपनीज का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है कि कंपनीज को कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इसका लॉन्ग फॉर्म आप लोग याद रखिए। It has a gained foothold among the stakeholders and is considered a modern dimension of corporate social responsibility। तो ईएसजी किसके तहत आता, किसके तहत आता है हमारे, ये क्या है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस डायमेंशन के तहत यहाँ पे ईएसजी का यूज होता है। मतलब आगे समझेंगे आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ। तो ईएसजी का लॉन्ग फॉर्म होता है कि एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो ईएसजी मॉडल ये क्या है ना, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज या जितनी भी सिलेक्टेड कंपनीज है, उनको यहाँ पे जो जिस एरिया में, मतलब उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिस एरिया में वो वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, उनके उस एरिया को उनसे हानि ना हो, है ना, उन वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, वहाँ के लोगों के लिए उनको कुछ सोशली वेलफेयर करना पड़ता है। ठीक है, देखेंगे आगे इसके भी, पहले बुक की डेफिनेशन देख लेते हैं। ESG refers to the three most essential factors which determine the long-term and ethical impact of a business or a company investment। मतलब किसी एरिया में अगर कंपनी वहाँ पे बनी हुई है, तो उस एरिया में उस कंपनी का लॉन्ग टर्म कैसा इफेक्ट है ना, मतलब आप लोगों को लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ के एरिया पे डालना है, और इथिकल इम्पैक्ट भी आप लोगों को सोशली भी वहाँ की लोगों के बारे में सोच के अपनी बिजनेसेस को वहाँ पे चलाना है। तो एक बात मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूँ कि ये एनवायरमेंट ये क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एनवायरमेंट में क्या होता है ना, कि एनवायरमेंटल इश्यूज मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, कि ये करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की जो एक्टिविटीज है या जो बिजनेस प्रोसेसेस है, उसका एनवायरमेंट पे क्या और कैसा इम्पैक्ट हो रहा है ना। वी एसेस द इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब जो इम्पैक्ट यहाँ पे पर्यावरण पे हो रहा है कंपनीज की वजह से, कंपनीज को जो वेस्ट वाटर होता है या जो भी केमिकल वो छोड़ते हैं अपनी प्रोसेस में से, उनका जो पर्यावरण है उन पे क्या असर हो रहा है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे
उसका क्या असर हो रहा है, वहाँ के वाटर यूज़ पे क्या असर हो रहा है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पे क्या असर हो रहा है। ऐसे-ऐसे क्रिटिकल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जो पर्टिकुलर एरिया में ना कोई विशेष जाति होती है, पंछियों की बोले या प्राणियों की बोले, तो उस उन्हें तो कोई हानि नहीं पहुँच रही ना हमारी प्रोसेस से। इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है कंपनीज़ को एनवायरमेंटल इस फैक्टर में। फिर दूसरा फैक्टर आता है हमारा सोशल फैक्टर, है ना? सोशल फैक्टर में क्या होता है कि जो मैं बता रही हूँ ना फ्रेंड से एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो सोशल में क्या होता है ना कि हम जैसे कंपनियों की ज़िम्मेदारी होती है, वो क्या करते हैं अपना अपनी ज़िम्मेदारियों को नापते हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने स्टाफ को, अपने कस्टमर्स को या जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, कैसा बिहेव कर रही है। वो मतलब डाइवर्सिटी को भी अपनाती है ना? इंक्लूजन को भी अपनाती है। सभी लोगों को यहाँ पे इक्वल चांस देने का कोशिश करती है। फिर आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस हम सबको पता है कि हम कंपनी जो है वो जिस एक्ट के तहत बनी है या जो रूल्स रेगुलेशंस कंपनी को फॉलो करनी चाहिए वो कर रही है या नहीं, है ना? इट्स ऑल अबाउट अ वैल्यूज़, है ना? वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को ये कंसिडर करके यहाँ पे काम करती है। जो ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए उसके काम में कंपनी के, इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए किसी एक्ट के तहत या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के तहत बनाए गए हैं, उसको कंपनी को फॉलो करना है। सिंस कस्टमर्स आर कंसिडर्ड किंग इन द इंडियन कंटेक्स्ट, बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रीट देम अप्रोप्रिएटली। ये लाइन तो आजकल प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, मतलब कस्टमर इज द किंग, ठीक है ना? तो उनको अब बैंक क्या कर रहे हैं ना, अच्छे से ट्रीट कर रही है। प्रेजेंटली बैंक्स डिस्क्लोज डाइवर्सिटी डेटा, ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज एंड एलजीबीटी इक्वलिटी इन द वर्कप्लेस। तो अभी की सिचुएशन क्या है ना कि बैंक क्या कर रहे हैं ना, बैंक डाइवर्सिटी डेटा को डिस्क्लोज कर रहे हैं। मतलब क्या है डाइवर्सिटी डेटा, मतलब क्या है कि आपने जो वर्क प्लेस पे जो लोग हायर कर रखे हैं कि उनके बैकग्राउंड्स क्या क्या है या उनकी एबिलिटीज क्या क्या है, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग क्या होते हैं वर्क प्लेस में एक पॉजिटिव वर्क प्लेस बनाने के लिए आप सभी लोगों को सभी वहाँ पे कास्ट कैटेगरीज या सभी अलग अलग जो एबिलिटीज होती है हर किसी में, हर कोई कोई पीएचडी होल्डर होता है, कोई मतलब हर एक बैकग्राउंड के लोगों को आप लोग एक साथ चल के वहाँ पे वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो। फिर आता है आपका ह्यूमन राइट्स पॉलिसी, है ना? कि जो स्टाफ भी होते हैं आजकल वर्क प्लेस पे उनको उनको भी काफ़ी सारे राइट्स दिए हुए होते हैं कि वो भी अपनी जो कंप्लेंट्स है वो मतलब एमडी लेवल पे या चेयरमैन लेवल पे वहाँ पे कंप्लेंट्स राइज कर सकते हैं। अलग अलग पोर्टल्स होते हैं कंप्लेंट्स दर्ज कराने के लिए, जैसे संजीवनी पोर्टल हो गए है ना, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं। एलजीबीटी इक्वलिटी, मतलब जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं जो उनके उनको भी यहाँ पे वर्क प्लेस पे काम करने की जो परमिशन यहाँ पे दी गई है। ये सारे क्या है, ये सारे डाइवर्सिटी से जो अभी बैंक ने अपनाए हैं। With a corporate governance system in banks, the board of directors and executives act in the best interest of its long term shareholders. तो अभी क्या है ना कि कारपोरेट गवर्नेंस सिस्टम आ गया है, मतलब कि सब पे सबके ऊपर कंट्रोल, मतलब अपने मन से कुछ नहीं कर सकते ना। तो ऐसे में क्या हो जाता है, दो बैंक के हेड होते हैं हमारे, जैसे कि डायरेक्टर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, वो क्या करते हैं ना, जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो भी शेयर होल्डर्स है या जो भी कस्टमर्स है हमारे, उनके हित के लिए यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं, उनके बारे में लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सोचते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, जो आपका सोशल सेक्टर में आ जाता है। सबसे पहले आपका हेल्थ। हेल्थ हम सबको पता है कि हमारी जो तबीयत है वो ठीक होनी चाहिए ना, तबीयत ठीक नहीं होगी तो कैसे काम करेंगे। तो हेल्थ इज द मोस्ट क्रुशियल कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपका काम में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगे तो लगेगा तो प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो आगे क्या है ना, वही बात, एक्सपोर्ट कम होगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी। ऐसी बहुत सारी डिपेंडेंट चीज़ें होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बोथ इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हेल्थ केयर से जो सेक्टर है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें पैसे भी जनरेट करके देता है और हमें नौकरियां भी जनरेट करके देता है। हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, medical tourism, health insurance and medical equipment are all part of industry। तो हेल्थ इंडस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा ना, वो सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में आती है हेल्थ को लेके, जैसे कि हॉस्पिटल को लेके, इंश्योरेंस के लेके, हेल्थ रिलेटेड जितने भी टर्म्स आती हैं आपके दिमाग में वो सारी हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई है। जैसे हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। द इंडियन हेल्थ इंडस्ट्री इंक्लूड्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स।
हमें पता है कि जो हमारी हेल्थ सर्विस है, जो हेल्थ सेक्टर है हमारे, वहाँ पे काफ़ी मतलब हमने देखा ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, है ना? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है और प्राइवेट भी होती है। द नेसेसिटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज emphasized during the recent COVID-19 pandemic, which exposed the weaknesses in social infrastructure across the geographies. तो रिसेंटली 2019 में जो कोरोना हमने सबने एक्सपीरियंस किया, तो तब हमें पता चला कि हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी हॉस्पिटल्स है, जो हमारी फैसिलिटी है हॉस्पिटल की, वो अब तो इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ के उसके वीकनेसेस हमें देखने को मिले। हमारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, उनमें क्या कमियां है वो यहाँ पे हमें देखने को मिली। A growing middle class population, along with an increase in the prevalence of new illnesses, is driving greater demand for health insurance coverage. तो अभी क्या है ना, काफी सारे लोग क्या है ना, मिडिल क्लास लोग हैं, तो मिडिल क्लास लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि वो सेफ गेम खेलना शुरू मतलब पसंद करते हैं ना, कि एक तो इंश्योरेंस लेंगे ताकि अचानक से अगर घर में कोई बीमार होता है तो उनको अचानक से एक बड़ा खर्चा ना उठाना पड़े। तो आजकल लोग क्या करते हैं ना, जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत उनके डिमांड, उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस को लेके वो बढ़ गई है। तो नई-नई बीमारियाँ आ रही हैं आजकल, जिनको टैकल करने के लिए अभी हेल्थ इंश्योरेंस लोग ले रहे हैं। ओवर टाइम, बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज़ हैव इंक्रीज्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़। तो अभी अगर डिमांड ज़्यादा है लोगों में हेल्थ केयर की, सॉरी इंश्योरेंस की, तो क्या होगा ना, जो प्राइवेट लोग हैं उनके साथ-साथ गवर्नमेंट की भी यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अभी प्राइवेट लोग और गवर्नमेंट दोनों भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहे हैं। The 2017 National Health Policy aimed to boost government health spending to 2.5% of the GDP by 2025। तो 2017 में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी सरकार ने लाई थी, तो वहाँ पे सरकार ने बोला था कि 2025 आते आते हम लोग जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनका उन पे कितना खर्चा करेंगे, तो जीडीपी के 2.5% है ना, 2.5% ऑफ द जीडीपी, इतना खर्चा करने की यहाँ पे बात की थी सरकार ने 2017 में। However, major disparities in health services and infrastructure are a common feature of the Indian economy। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हमें पता है कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो हेल्थ केयर सर्विसेज भी देनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अलग अलग स्टेट है हमारे, वहाँ पे डिस्पैरिटीज मतलब कमी है ना। कुछ स्टेट में जो फंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ स्टेट में बहुत कम होती है, कुछ स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज है, कहाँ कहाँ पे बिल्कुल भी बहुत बुरी हालत है, मतलब बेड नहीं है कस्टमर के लिए, सॉरी पेशेंट के लिए बेड नहीं है, या मतलब मशीन्स नहीं है, जो नेसेसरी मशीन्स होती है, जैसे कि बेसिक ईसीजी मशीन होती है वो भी नहीं है। तो इस इन सारी डिस्पैरिटीज की वजह से क्या हुआ ना, कि ये इंडिया के लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहे हैं। फिर इन एडिशन टू द नेशनल हेल्थ मिशन, द यूनियन बजट 2021-22 अनाउंस्ड द आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, a new centrally sponsored scheme with an outlay of approximately rupees 64,180 crores to be implemented over the next 5 years to develop capacities of primary, secondary, and tertiary healthcare systems, strengthening existing national institutions, and establish a new institution to cater to the detection and cure new। मतलब लाइन बड़ा है लेकिन मतलब क्या है, सिंपल सा है कि क्या होना कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, 2021-22 में एक स्कीम लेके आई जिसका नाम था आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया था, और इस पे खर्चा कितना हुआ था, टोटल 64.180 करोड़ इतना खर्चा हुआ था। अब ये स्कीम तो बनाई, लेकिन बनाई क्यों थी ना आयुष्मान भारत स्कीम, तो हमें 2019, ये 2021-22 की बात है, तो 2019 में हमें ये पता चला कि हमारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, जो फैसिलिटीज है अलग अलग स्टेट में, वो अपडेट नहीं है, मतलब उन पे वो सफिशिएंट नहीं है। अगर अचानक से कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया गया था, और इस स्कीम का मतलब क्या था कि आने वाले 5 सालों में जो भी हमारे प्राइमरी, मतलब जो गांव लेवल पे जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं आपके, प्राइमरी हॉस्पिटल्स सरकारी, सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम जो होते हैं, तो उनको हमें स्ट्रेंथन करना है, उनको हमें स्ट्रांग बनाना है, उनको हमें रिजिलियंट बनाना है, सफिशिएंट बनाना है, ताकि अगर अचानक से कोई बीमारी आ भी जाती है तो हम उसका डट के सामना कर सके। या जो एग्जिस्टिंग हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो एग्जिस्टिंग हमारे हॉस्पिटल है, जिन जहाँ पे बेड नहीं है, जहाँ पे मशीन्स नहीं है, वहाँ पे हमें मशीन्स लगानी है। ऐसे एरिया जहाँ पे हॉस्पिटल है ही नहीं, वहाँ पे हमें हॉस्पिटल्स बनाने हैं, बेसिक फैसिलिटीज वहाँ पे देनी है ना, वहाँ पे है ना, एंड एस्टेब्लिश न्यू इंस्टीट्यूशन टू कैटर टू डिटेक्शन एंड क्यूर न्यू एंड इमर्जिंग डिसीजेस, ताकि आने आने वाले नए नए जो बीमारियां हैं
उनको हम आसानी से टैकल कर सके, उनको हम आसानी से टक्कर दे सके। अब इस ये जो स्कीम है ना फ्रेंड्स, ये आयुष्मान भारत स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, उसका बेसिक मतलब यही है कि जो पुराने हॉस्पिटल से हमें उनकी हालत जो है वो अच्छी करनी है या नए हॉस्पिटल्स वहाँ पे बनवाने हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बात है कि वहाँ पे जो हेल्थ हेल्थ आपको हेल्थ कवरेज मिलता है, पर फैमिली 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज कवरेज आपको इस स्कीम के तहत मिल जाएगा, इस है ना आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। इसमें डिटेल में नहीं जाना है हमें, कि जितना बुक में आपका है उतना ही एग्जाम के लिए सफिशियंट है। फिर आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन शिक्षा। एजुकेशन इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन एनी कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर देश की आपको करनी है तो एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन सेवरल प्रोग्राम्स टू एनकरेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो हमारी सरकार जो है, हमारी भारत सरकार जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाती है ताकि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छी बने, है ना। मतलब हमने देखा ना कि सर्व शिक्षा अभियान होते हैं या सामग्री शिक्षा अभियान होते हैं, ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारा सरकार चलाती है। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट, नॉट अ प्रिविलेज, है ना। मतलब एजुकेशन क्या है, ये आपका अधिकार है, कोई आप पे ऐसा नहीं कर रहा है आपको पढ़ा लिखा के, ये आपका मूलभूत अधिकार है। द राइट टू एजुकेशन इज लीगली गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एक्सेप्शन। मतलब किसी को भी नहीं छोड़ना है हमें, हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, सबको शिक्षा लेने का अधिकार है। और ये लीगली मतलब क्या होता है ना कि किसी बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा किसी एक्ट के तहत कि ये जो एजुकेशन है वो सबको मिलना चाहिए। लीगली मतलब क्या होता है ना, वो किसी एक्ट के तहत बनता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 2002 incorporated Article 21A into the Indian Constitution to provide free and compulsory education to all children aged 6 to 14 years as a fundamental right। तो 2002 में एक दो का जो एक्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, उसमें एक आर्टिकल को ऐड किया गया 21A, जो क्या कहता है, वो कहता है कि जितने भी 6 साल से लेकर 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी करना है। ठीक है, फ्री और कंपलसरी। फ्री और मतलब हिंदी में और बोल रहे हैं, फ्री एंड कंपलसरी, फ्री एंड और कंपलसरी नहीं है, दोनों चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, कंपलसरी भी है और फ्री भी है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में एंड और पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे ही बनते हैं आजकल। जो आपको लगता होगा कि ये छोटी सी बात है, लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछेंगे ना तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि लाइन सिंपल सा होता है, लेकिन जिस जिस चीज पर हम लोग ध्यान नहीं देते ना वही एग्जाम में आता है आजकल। फिर इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन ग्लोबल एजुकेशन इंडस्ट्री, है ना। ग्लोबल जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉलेजेस है, स्कूल्स है, उनमें हमारा भारत भी क्या है, एक अच्छे खासे लेवल पे है। इंडिया boast one of the world's most extensive networks of higher education institutions। तो जितने देश विदेश में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि इंजीनियरिंग के हो गए, डॉक्टर के हो गए, उसमें से काफी सारे क्या है ना हमारी इंडिया में है। जैसे कि MIT हो गए, IIT हो गए ना। हाउएवर देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन दी, लेकिन फिर भी क्या है ना कि हमें इम्प्रूवमेंट तो लानी है ना। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी हर एक चीज में होती है। तो अगर हम परफेक्ट भी है एजुकेशन में तो भी हमें आगे है, तो भी हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। द गवर्नमेंट जस्ट अनाउंस द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट विल रिप्लेस द 34 ईयर ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। तो हमारी सरकार ने क्या किया, 2022 में जो पहली हमारी एजुकेशन पॉलिसी हुआ करती थी 1986 में, उसको बदल के एक नई पॉलिसी लेके आए थे। मतलब 34 साल के बाद ये चेंज हुआ है। चेंज जरूरी होता है फ्रेंड्स, सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना होता है। तो ये नई पॉलिसी क्या थी ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या थी। तो न्यू पॉलिसी में 4 पिलर्स थे। सबसे पहले था एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी, है ना। एक्सेसिबिलिटी मतलब सबको एक्सेस होना, सबको यहाँ पे एजुकेशन मिलनी चाहिए। इक्विटी मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्वालिटी मतलब आपको एजुकेशन अच्छी देनी है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग मीडियम के जो स्कूल्स होते हैं, किसी मीडियम में आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल रही है, किसी में नहीं मिल रही, नहीं। आपको चाहे कोई भी मीडियम हो, आपको क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे देनी है। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। आजकल आपने देखा होगा कि जो कॉलेज जो स्कूल में काफी सारे ऑडिट भी उनके होते रहते हैं ना, मंथली या बाई मंथली होते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी का किसी भी एक स्टूडेंट को उठाया जाएगा, उससे पूछेंगे कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, और अकाउंटेबल का जो टीचर है उनसे पूछेंगे कि अगर आता नहीं है तो क्यों नहीं आता है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
The old 10 plus 2 structure will be replaced by a 5 plus 3 plus 3 plus 4 framework that includes 12 years of education and 3 years of आंगनवाड़ी और प्री स्कूल। अब क्या है, हमने सब लोगों ने 10वीं 12वीं दी है ना, बोर्ड के एग्जाम थे हमारे, सीरियस था 10वीं और 12वीं सबकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट टर्न पॉइंट था। लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है ना उसे चेंज कर दिया है, उसे क्या कर दिया है ना 5-3-3-4। मतलब एक मतलब क्या है ना कि मान लीजिए ये जो पहले 5 साल है ना, इसमें हम पहले 3 साल पकड़ लें, मतलब 6 साल पूरे होने के बाद में हम लोग पहले स्टैंडर्ड में जाते थे ना, 6 साल पूरा होने के बाद में। लेकिन अभी ये पहले 5 सालों में 3 साल जो है ना वो आपके प्री मतलब आपके आंगनवाड़ी के यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। मतलब 3 साल से लेके 7 साल तक ये 5 है, फिर 7 साल से लेके 8 साल से लेके 10 साल तक, फिर आपके 3 साल हो गए, फिर 11 साल से लेके 13 साल तक आपके आगे के 3 साल हो गए, और यहाँ पे 14 साल से लेके आगे के 18 साल तक यहाँ पे आपके हो गए 4 साल, 4 साल। मतलब ये अलग अलग स्टेजेस में इसे डिफाइन किया गया, जैसे कि इसे बोलेंगे फंडामेंटल स्टेज, इसे बोलेंगे प्रिपरेटरी फ्रेश स्टेज, इसे मिडिल स्टेज बोलेंगे, इसे सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग लेवल पे जो अभी आपने देखा होगी स्कॉलरशिप की एग्जाम जो है ना वो काफी हद तक चेंज हो चुकी है, मतलब जो एग्जाम का पैटर्न भी है वो भी चेंज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि क्या है ना कि बच्चे के चेंज बदलाव जरूरी होता है ना। बच्चे को बच्चे के स्कूल में एडमिशन लेने से लेकर कॉलेज तक का एजुकेशन पूरा करने की जो प्रोसेस है ना उसमें काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे लाए गए हैं। इसके लिए इस पॉलिसी को लाया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिए ये 4 पिलर्स क्या होते हैं। 4 पिलर्स आपको याद रखने हैं। ये ओल्ड ओल्ड स्ट्रक्चर क्या था, 10+2 था, और नया क्या है ना 5+3+3+4 था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं कि फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर मतलब क्या होता है? फैमिली वेलफेयर का मुख्य उद्देश्य क्या था कि स्टेबलाइज द पॉपुलेशन एंड ऑफर अ हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एंड चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पे क्या था कि हमको स्टेबलाइज करनी, आज़ादी के तुरंत बाद हमने देखा कि पॉपुलेशन जो वो काफी हद तक बढ़ चुकी थी, इसे कहीं पे हमें कंट्रोल में लाना था। उसके साथ साथ हमें जो क्वालिटी अच्छी खासी हेल्थ सर्विसेज लोगों को देनी थी, और जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको भी क्या करना है, उनको भी अच्छी खासी हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे देनी है ताकि वो जो है सुदृढ़ बालक को यहाँ पे जन्म दे। In 1952, India became the first country in the world to implement a national program for family planning. तो 1992 में हमने क्या किया था, हम देश की पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने नेशनल प्रोग्राम चलाया था, किसके लिए? फैमिली प्लानिंग के लिए ना, ताकि कम पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रोल कर सके। फिर आगे बोल रहे थे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम स्ट्राइव्स टू एड्रेस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स अमॉन्ग इंडियाज जनरल पब्लिक। तो फैमिली वेलफेयर जो प्रोग्राम यहाँ पे हमने बनाए थे, उन्होंने क्या किया कि जो भी लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मतलब लोग अगर कम हो गए ना तो आप सर्विसेज भी अच्छी दे पाओगे, है ना। सिंपल सा मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज और क्वालिटी सर्विसेज यहाँ पे दे पाएंगे। तो वही बोल रहे हैं कि जो प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए गए उसने एड्रेस किया मतलब उनको हैंडल किया कि हेल्थ केयर जो रिक्वायरमेंट थी अलग अलग लोगों की यहाँ पे उसको इसने पूरा किया। द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल प्रीमाइसेस ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो नीचे कुछ प्रीमाइसेस दिए गए, कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में थी। एक्सेप्टेंस ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विसेज इज वॉलंटरी, है ना। मतलब फैमिली वेलफेयर सर्विसेज कि आपकी फैमिली में जो लोग हैं उनको कंट्रोल करना है नहीं, वो क्या है वो पूरी तरह से वॉलंटरी, मतलब आप उन पे लोगों पे ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते थे ना, वो लोगों की मर्जी है उन्हें इस प्रोग्राम के तहत चलना है या नहीं। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, effective information education and communication to improve awareness, easy and convenient access to family welfare services at free of cost। तो देखिए एक तो वॉलंटरी बता रखा है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसे रखा है ना, अगर आप लोग इस प्रोग्राम के तहत चले तो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है। मतलब कहने का मतलब कि अपने आप इंसान जो है उन फैसिलिटीज के लिए इस प्रोग्राम के तहत अपने आप को मतलब इस प्रोग्राम के तहत अपनी सारी जो बातें हैं उनको कंसिडर करेगा। फिर आता है आपका पॉपुलेशन मैनेजमेंट। हमने देखा कि आबादी को कम करना था। पॉपुलेशन मैनेजमेंट इज द कोर एंड फंडामेंटल गोल ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम।
तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो लोक संख्या है हमारी उसे कम करना है। India has a variety of officially sponsored and entirely supported family welfare programs that offer extra infrastructure, people, and consumables to states in order to improve the health of the women and children, address all stated requirements for fertility management. तो बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है और जो ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स है जो ये मतलब जो चिल्ड्रन है या जो भी वुमन है हमारे उनकी हेल्थ रिक्वायरमेंट को यहाँ पे पूरा करता है। फिर आगे बोल रहे हैं इन्होंने कि ये सारी क्या है मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट्स है ना। फिर स्टेरिलाइजेशन, आईयूडी है ना, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, कंट्रासेप्टिव प्रोग्राम्स, फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, अर्बन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम, मतलब ये सारी स्कीम्स है। ये सारी सारी स्कीम्स क्यों है, ये सारी स्कीम हमारे जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसके तहत ये सारी स्कीम्स यहाँ पे बनाई गई थी। इन स्कीम्स को हम डिटेल में नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है आपके बुक में, हर एक स्कीम अगर पढ़ते बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगी। फिर आगे बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने बहुत पढ़ा कि ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आर द इसेंशियल सर्विसेज और सोशल कैपिटल ऑफ अ कंट्री और अ रीजन दैट सपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ना, ये बहुत जरूरी चीज होती है किसी भी देश के लिए या किसी भी रीजन के लिए, क्योंकि अगर लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो किसी का भी काम में मन नहीं लगेगा। फिर बोल रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक हेल्थ। ऐसे स्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, मशीन्स हो गए, ये सारे क्या है, ये सारे आपके पब्लिक हेल्थ को अच्छा रखने में आपकी मदद करते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इसेंशियल मेट्रिक फॉर असेसिंग अ कंट्रीज हेल्थ केयर पॉलिसी एंड वेलफेयर सिस्टम। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के पता चलेगा लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे कि इस देश की हेल्थ सिस्टम जो है, हेल्थ केयर पॉलिसी जो है वो कैसी है। अगर आपके हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, अगर आपकी ऑनलाइन फैसिलिटीज अगर बहुत अच्छी है, तो अपने आप इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इमेज अच्छी बन जाएगी कि इस देश की हेल्थ केयर पॉलिसी जो है वो अच्छी है। Health disparities exist in India as a result of uneven distribution of health infrastructure between Indian states, which is a primarily characterized by institution, knowledge capacity and healthcare services. लेकिन क्या है ना कि हमारे इंडिया में जो हेल्थ डिस्पैरिटीज है, जो भी यहाँ पे भेदभाव है, वो क्यों है, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट में क्या है ना कि कुछ कुछ स्टेट में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, कुछ में नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा तीन चीजों की वजह से है। एक तो इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, जो भी अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किसी स्टेट में है, किसी में नहीं है। नॉलेज कैपेसिटी, कोई कोई डॉक्टर जो है बहुत होशियार है, किस किस स्टेट में किस किस में नहीं है। या हेल्थ केयर फैसिलिटीज मतलब आपके पास जो मशीन्स है या जो आपको बेसिक फैसिलिटीज, सिरिंज हो गए, मेडिसिन हो गए, ये सारी फैसिलिटीज आपके पास बहुत कम उपलब्ध है। तो इन तीन चीजों की वजह से क्या हुआ ना कि जो डिस्पैरिटी, जो भेदभाव है अलग अलग स्टेट में, वो अभी भी कंटिन्यू है। द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ हेल्थ सिस्टम इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी बिकॉज इट इंक्रीजेज इफिशियंसी, सेफ्टी। वही बोल रहे हैं कि अगर हेल्थ सिस्टम अच्छा है तो इफिकेसी बढ़ेगी, सेफ्टी बढ़ेगी, टाइमलीनेस बढ़ेगा, पेशेंट सेंटरनेस बढ़ेगा, है ना। वही सभी मतलब इन लाइन का वही है। In inadequacies in healthcare infrastructure limit access to services and contribute to poor quality of care and results especially among underprivileged communities। तो बोल रहे हैं कि अगर आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, अगर वो सफिशिएंटली डेवलप नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि उसका रिजल्ट ये होगा कि जो सर्विसेज आप लोग यहाँ पे दे रहे हो वो लिमिटेड होगी और पुअर क्वालिटी की जो सर्विसेज आप लोगों को दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज है, मतलब जो पहले से पिछड़ी हुई है हेल्थ केयर फैसिलिटीज से, उनको वैसे भी क्या मिल जाएंगे, जो भी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेगी वो तो एडिक्वेट नहीं है। अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो बोलेंगे मेडिसिन खराब है, अगर उनको कोई सिरिंज लगवाने को, इंजेक्शन लगवाने, तो आप लोग बोलेंगे, अगर वैक्सीनेशन लगवाने हैं बच्चों को तो उनके आने के बाद आप लोगों की खत्म हो गई। ये सारी बातें क्या है, ये इन एडिक्वेसीज है ना। तो यहाँ पे अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी जो है उन पे और ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे होने वाली है। स्किल्ड लेबर, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज, रिसोर्सेज एंड रिसर्च आर द 5 बेसिक एरियाज ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो 5 एरियाज हमने यहाँ पे देखे कि स्किल्ड लेबर, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज। पब्लिक हेल्थ एजेंसी क्या होता है ना, जो मतलब कि
जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए बड़े बड़े, वो उनको यहाँ पे एजुकेशन के अप्रोच को उनके एजुकेशनल अप्रोच को टेस्ट करता है। मतलब कि अगर एग्जांपल इसका हम लोग देखेंगे पब्लिक हेल्थ एजेंसीज का, तो एग्जांपल इसके हो जाएंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो सारे डॉक्टर्स के ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन के, बैंकों का हमारा आरबीआई होता है ना, वैसे इनका क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हो गए, हेल्थ रिसोर्सेज सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एजेंसीज क्या है, ये पब्लिक हेल्थ एजेंसी से जो डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स को यहाँ पे उनके नॉलेज को टेस्ट करने का काम करती है। रिसोर्सेज एंड रिसर्च, ठीक है, ये 5 बेसिक एरियाज है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के। फिर आगे बोल रहे हैं इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पुअर फैसिलिटीज, इनएडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, lack of efficient personal and materials planning, lack of good transportation facilities and other challenges plug India's health infrastructure। तो इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर क्यों है? क्योंकि क्या है ना कि रिसोर्सेज कम है ना, पैसे कम है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, मशीन अच्छी नहीं है, रन नहीं हो रही है, या जो पर्सनल मतलब कि प्लानिंग जो होनी चाहिए, जो अप्रोप्रिएट प्लानिंग यहाँ पे होनी चाहिए लोगों के बीच में, या जो भी चीजें हैं उनको लेके, रिसोर्सेज के लेके, वो यहाँ पे अच्छी नहीं है। गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, अगर है तो एम्बुलेंसेस अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि हमारी इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे कमजोर होता जा रहा है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है ना, हमने ऊपर देखा इसके बारे में डिटेल में। इट वाज डिजाइन टू इम्प्रूव द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ सिस्टम एंड टू वही लाइन वही है कि इस स्कीम को क्यों लाया गया था, कि जो भी हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर से, या जो भी हमारे पुराने हैं उनको हमें स्ट्रांग बनाना है, रेजिडेंट बनाना है, साथ ही साथ हमें नए ऐसे हॉस्पिटल्स बड़े बड़े खोलने हैं ताकि आने वाली इमरजेंसी को, जैसे कि कोरोना आया था, उसको हम हैंडल कर सके। इट हैज इवॉल्व टू बिकम अ लार्जेस्ट पैन इंडिया पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। तो ये जो है ना इंडिया के सबसे बड़ी हेल्थ हेल्थ पॉलिसी थी फ्रेंड्स, ये जो है आयुष्मान भारत हेल्थ, इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी थी। Similarly, in 2021, the Ayushman Bharat Digital Mission, formerly known as the National Digital Health Mission, was launched with the purpose of establishing the backbone built to support the country's integrated digital health infrastructure। अभी डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है कि डिजिटली, मतलब डिजिटली प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए आपको यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। मतलब ऐसा एक, ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, एक ऐसी न्यू हमें बनानी है जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे, है ना। जैसे कि डिजिटली आप कंसल्टेशन सलाह ले सकते हो, या अगर मान लीजिए किसी पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे डॉक्टर को देनी है, तो उस पेशेंट की अगर आपको कंसेंट लेनी है, सहमति लेनी है, तो उसके लिए भी आप डिजिटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। मतलब डिजिटल फैसिलिटीज का यहाँ पे, डिजिटल टेक्नोलॉजी का आपको यहाँ पे ज्यादा यूज करना है, इस स्कीम में यहाँ पे बोला गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपका ऑलरेडी लंबा हो चुका है तो इसको हम रिवाइज नहीं करेंगे। आप लोगों को अगर लगता है तो दोबारा इस वीडियो को रिकैप करके देख लीजिए, या पॉज करके आप लोग प्लीज इसे देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से जो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके मैकमिलन की बुक से, उसे यहाँ पे एक बार देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने देखा कि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और सॉफ्ट मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इनमें से हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? रोड्स हमने देखा, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, लेकिन हेल्थ केयर, अभी हमने हेल्थ केयर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, तो हेल्थ केयर आपका सोशल सेक्टर में आता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल भी हमने बहुत सारे देखे कि जो भी नेचर से रिलेटेड आपके होते हैं वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व और नेशनल हाईवेज, है ना। नेशनल हाईवे इसका ही आंसर है। तो इन दो क्वेश्चंस का फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर करना है, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन भी यहाँ पे अच्छे से हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।